नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के पॉलिटी दिस वीक प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। आज हम बात करने वाले हैं बीते एक सप्ताह में पॉलिटी से जुड़ी हुई जो भी खबरें थी और उन खबरों में पॉलिटी से जुड़े हुए जो टॉपिक थे, यानी कि जो कोर टॉपिक होते हैं पॉलिटी की किताबों में वो देखने को मिल जाते हैं, जिनसे सवाल जब आते हैं तो ये नहीं लगता कि वो करंट अफेयर के सवाल हैं, बल्कि ये लगता है कि वो पॉलिटी के सवाल हैं। तो वो वाले खंड को हम पकड़ेंगे, यानी कि वो टॉपिक को हम पकड़ेंगे जो बीते एक सप्ताह में महत्वपूर्ण रहे और आपके लिए वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक एक करके बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जरूरी हो जाता है ये जानना कि वो खबरें कौन सी हैं जो बीते सप्ताह खास रही। जैसे मणिपुर में राष्ट्रपति शासन, ये काफी चर्चा में रहा। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, फिर उसके बाद कैसे राष्ट्रपति शासन लगा, तो राष्ट्रपति शासन किस आधार पर लगा, क्या वजह थी, वो समझेंगे। फिर फ्री मूवमेंट रिजीम, ये कहां की बात हो रही है? ये बात हो रही है म्यांमार और भारत के बीच में, कि किस प्रकार से म्यांमार के लोगों को भारत में अंदर आने की इजाजत मिल रही है और किन शर्तों पर मिल रही है, क्या पहले भी यह इजाजत थी या नहीं थी, ये इसमें हम समझेंगे। फिर हम देखेंगे लोक लेखा समिति, सार्वजनिक खर्चे जो सरकार के हैं उन खर्चों को नियंत्रित करने के लिए यह समिति कार्य करती है, देखरेख करती है कि वो खर्चे कहाँ हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। और उसके बाद न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, कैसे हटाया जाता है वो भी जानेंगे। और फिर उसके बाद इन टॉपिक्स पर हम कुछ सवाल भी देखेंगे, एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे और उन सवालों के जवाब आपको देने होंगे, क्योंकि जब ये टॉपिक आप देख ही चुके हैं तो जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रेसिडेंट्स रूल। मणिपुर में शासन किसका लग गया है? राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति का शासन लगने के पहले हमें समझना होगा हुआ क्या था। मणिपुर में वहां के जो सीएम थे बीरेन, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। एन बीरेन सिंह, 60 सीटें हैं वहां पे, इस्तीफा दे दिया। ये था कि बहुमत में बीजेपी थी अभी, लेकिन खबरें ये आ रही थी कि बीजेपी के ही जो सदस्य थे, जो एमएलए थे, वो एक जगह पर कहीं सुनिश्चित नहीं हो पा रहे थे कि किसे बनाना है मुख्यमंत्री। और ये अनिश्चितताओं के चलते क्या हुआ कि कोई मुख्यमंत्री बना नहीं। और एक नियम है संविधान के अनुच्छेद 174(1) के मुताबिक यह बात कही गई है कि जो विधानसभा का सत्र आहूत होता है तो एक सत्र के बाद जो दूसरा सत्र है उसके बीच में 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। तो 6 महीने से ज्यादा का अंतर होना नहीं चाहिए, ये बात तय है। 6 महीने से ज्यादा हो गए थे, और 6 महीने से ज्यादा अगर हो गए सत्र के लगने में और सत्र अभी तक लगा नहीं था, तो इसका मतलब यह हुआ कि संविधान के अनुरूप राज्य में सरकार नहीं चली। और संविधान के अनुरूप जब नहीं चल सकता था या संविधान के अनुरूप राज्य सरकार नहीं चला सकती थी, क्योंकि सरकार तो गिर ही गई थी, इस्तीफा दे दिया था, तो राष्ट्रपति शासन का लगने का कारण तो बन ही गया। पहली बात तो कोई था ही नहीं, सरकार ही नहीं थी किसी की, क्योंकि मुख्यमंत्री बना ही नहीं था। तो जब मुख्यमंत्री कोई बना ही नहीं था तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन इसलिए भी लग गया क्योंकि सत्रों के बीच की दूरी 6 महीने से ज्यादा हो गई। तो प्रावधान कौन सा काम किया? अनुच्छेद 174(1) काम किया। तो ये बात स्पष्ट हो गई। 12 अगस्त को होना था अंतिम सत्र, यानी कि लगना था, 12 अगस्त तक में लग जाना चाहिए था, लेकिन नहीं अगर बुलाया गया 12 अगस्त के बाद, मतलब 12 अगस्त को लगा ही था, 12 अगस्त के बाद अब 12 फरवरी तक में लग जाना चाहिए था सत्र अगला, लेकिन 12 फरवरी हो चुकी, कोई लगा नहीं। तो ये बातें थी। तो 174 संविधान का है वो ये भी कहता है राज्यपाल समय समय पर विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन को समय और स्थान जो ठीक लगे समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा। तो अब आहूत वो नहीं किया क्योंकि कोई था ही नहीं उनका नेता। चलिए अब देखिए राष्ट्रपति शासन का मतलब क्या है। राष्ट्रपति शासन तो मणिपुर में लग गया, मतलब क्या है इसका? मतलब यह है कि सरकार के निलंबन और संबंधित राज्य में प्रत्यक्ष रूप से केंद्र का शासन लागू होने से है। यानी कि अब कोई सरकार है नहीं, और होती भी तो निलंबन हो जाता था अगर राष्ट्रपति शासन लग गया है तो। और राज्य में अब किसका शासन रहेगा? केंद्र का रहेगा। यानी कि केंद्र सरकार बहुत सारे मामलों में निर्णय ले सकती है। जैसे बहुत सारे मामलों में जो विधानसभा कानून बनाने की शक्ति रखती थी अपने पास राज्य के मामलों में, वहां पर अब संसद के पास वो शक्ति आ जाती है। तो अब यहाँ पे देखिए राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल के रूप में भी इसे जाना जाता है। तो कभी पूछ ले कि निम्नलिखित में से किसे राज्य आपातकाल के रूप में या संवैधानिक आपातकाल के रूप में जाना जाता है, तो राष्ट्रपति शासन है। और संविधान के अनुच्छेद 356 के माध्यम से केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति शासन लगता है। अब यहाँ पे देखिए
राष्ट्रपति शासन लगा गया। लगाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति इस बात पर अगर आश्वस्त हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधान के अनुरूप नहीं चल रही है, और ऐसा हुआ भी, इसी वजह से राष्ट्रपति शासन लग गया। अब यहां पे देखिए, राज्यपाल के विवरण के बिना भी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकता है, यानी कि राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर भी हो सकता है और जरूरी भी नहीं है, अलग से भी हो सकता है। ठीक है, तो अब यहां पे अनुमोदन और समयावधि की बात हो जाती है। राष्ट्रपति ने लगा तो दिया, अब राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा को इसके जारी होने की तारीख से समय मिलेगा, वो समय रहेगा 2 महीने के भीतर। 2 महीने के भीतर क्या करना होगा? संसद के दोनों सदनों में अनुमोदित कराना पड़ेगा, और अनुमोदित कराने के लिए क्या चाहिए? बहुमत चाहिए, सामान्य बहुमत चाहिए, कोई विशेष बहुमत नहीं चाहिए। अब एक और बात इसमें यह है कि दोनों सदनों द्वारा जब स्वीकृत हो राष्ट्रपति शासन तो कब तक रहेगा? 6 माह तक रहेगा। 6 माह तक लग सकता है एक बार में, लेकिन 6 माह की अवधि पर संसद की स्वीकृति के साथ फिर से इसे बढ़ाया जा सकता है। तो कुल मिला के अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। 6 माह से ज्यादा लेकिन एक बार में नहीं, और हर बार स्वीकृति लेनी होगी, वही सामान्य बहुमत दोनों सदनों में हासिल करना होगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद राष्ट्रपति शासन का प्रभाव क्या होगा? अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राज्य सरकार के कार्य के जो किसके पास आ गए? राष्ट्रपति के पास आ गए। उसे राज्यपाल तथा अब कार्यकारी अधिकारियों की शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, अब वह राज्यपाल की शक्ति भी आ गई और कार्यकारी अधिकारी की शक्ति प्राप्त हो जाएगी उसके पास। फिर वह घोषणा कर सकता है कि राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग निर्वहन कौन करेगा? संसद। कानून यानी कि कौन बनाएगा राज्य के लिए? जो राज्य बनाती थी अपने लिए, वो संसद बनाएगा। और वो बाकी सभी ऐसे कदम उठा सकता है जिसमें राज्य के किसी भी निकाय या प्राधिकरण जो राज्य का है, स्टेट का अपना बनाया हुआ है, तो उनके प्रावधानों को वह निलंबित कर सकता है। यानी कि जहां पे सरकार निर्णय ले सकती थी जिस प्रकार के राज्य की, अब वो केंद्र ले रहा है। निरसन की बात करें तो देखिए, राष्ट्रपति एक घोषणा जारी कर देगा कि राष्ट्रपति शासन समाप्त हुआ तो समाप्त हो जाएगा। उसके लिए सदन में बहुमत की आवश्यकता नहीं कि सामान्य बहुमत के बाद ही हटेगा। मान लीजिए राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी, अब ये प्रक्रिया हो कि संसद के लोग मानने को तैयार ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है, वो घोषणा कर दी, बात खत्म। ठीक है, अब यहां पे देखिए, जब किसी राजनीतिक दल का नेता विधानसभा में बहुमत के लिए आवश्यक न्यूनतम संख्या में सदस्यों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत कर दे, अब या तो चुनाव हो जाए, तय हो जाएगा कि भाई ये है, ये बनाएगा, या कोई दावा प्रस्तुत कर दे कि हम सरकार बना लेंगे। अगर कोई दावा प्रस्तुत कर देगा कि मेरे पास बहुमत है, इतने लोग हैं, मैं तो सरकार बना सकता हूं, बात ही खत्म। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ ऐसी जानकारियां राष्ट्रपति से शासन से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति शासन कई बार लगा है। संविधान के लागू होने के बाद पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा 1951 में पंजाब में, पंजाब सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन केरल में लगा, वहां की राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। फिर कांग्रेस द्वारा राष्ट्रपति शासन 1966 से 84 के दौरान कई समय पर बीच बीच में लगा, कई बार 15 बार लगा इस दौरान। फिर जनता पार्टी द्वारा लगा 1977 से 80 के दौरान 21 बार राष्ट्रपति शासन अलग अलग जगहों पर लागू किया गया। नरसिंहा राव के समय 4 बार। राष्ट्रपति शासन जहां कभी लागू नहीं हुआ वो राज्य देखिए, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। और छत्तीसगढ़ हो या तेलंगाना हो, इनको बने अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, 25 वर्ष भी अभी इनके पूरे नहीं हुए हैं, मतलब बहुत ज्यादा समय अभी नहीं हुआ है, मोटा मोटा इतने ही के आसपास है। तेलंगाना तो और भी कम समय है, ज्यादा समय नहीं हुआ। तो अब सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन जहां लगा वो कहां लगा? जम्मू कश्मीर में लगा। सबसे कम समय तक राष्ट्रपति शासन कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में 7 दिन तक। सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लगा। कितनी बार? 11 बार लगा। तो मणिपुर में ही तो लगा है, तो सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन जहां लगा है हम उसी जगह के बारे में बात कर रहे हैं, मणिपुर के बारे में बात कर रहे हैं। तो स्पष्ट रखिएगा अपने आप को कहां सबसे ज्यादा लगा है। दूसरे नंबर पर राष्ट्रपति शासन कहां लगा है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, जहां पे दूसरे नंबर पर लगा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ने के पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आप यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा क्लियर करना चाहते हैं, चाहे 2025 की हो या फिर बाद की भी क्यों ना हो, उसके लिए आपकी अपनी एक रणनीति होना चाहिए। और रणनीति में से एक हिस्सा होता है जिससे सिलेबस को कवर करना है, मॉक टेस्ट देने हैं,
और PYQs लगाना है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो पिछले साल में कुछ सवाल जब आप लगाते हैं, यूपीएससी ने जो प्रारंभिक परीक्षा में पहले पूछे थे, उससे आपको पता चलता है कि हाँ, सिलेबस मेरा कवर हो रहा है, सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं, सवालों का नेचर कैसा रहता है। तो जब आप कुछ पढ़ते हैं तो उन सवालों के नेचर के आधार पर आप समझ जाते हैं कि सवाल अब पूछा जाएगा तो कैसे पूछा जाएगा, या फिर सवाल का नेचर ऐसा है तो मुझे उसे कैसे हल करना है, मुझे उत्तर तक कैसे पहुंचना है। तो PYQ बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको बिना देखे आप तैयारी करेंगे तो कहीं पे कमी रहेगी, इस बात की पूरी गुंजाइश है। तो PYQ आपकी तैयारी के लिए बेहतर है, ये आपकी तैयारी को आसान करेगी, लेकिन PYQ आप कवर कैसे करेंगे, उसी के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं PYQ प्रीलिम्स PYQ एनालिसिस सीरीज। यूपीएससी प्रीलिम्स PYQ एनालिसिस सीरीज है, जिसमें हम पिछले 6 सालों के प्रश्नों को, यानी कि 2019 से 2024 तक के प्रीलिम्स के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, और सभी विषय, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, सबको कवर करेंगे। लगभग 500 सवाल रहने वाले हैं, 2000 से ज्यादा बिंदुओं में हम इसे कवर करेंगे। और ये जो प्रोग्राम है 15 फरवरी से 9 बजे से शुरू हो रहा है, और हर दिन यह प्रोग्राम आएगा। तो इसे फॉलो करते रहिए। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है, या अभी बाद में आप देख रहे होंगे, इस वजह से मैं कह रहा हूं कि अगर आपने नहीं देखा है, अगर पहले ही देख रहे हैं तो मतलब अभी आया नहीं है, जिस वक्त ये वीडियो मैंने अभी आपके सामने लाया है, बाद में देख रहे हैं तो देख लीजिएगा, चैनल पर आ चुका होगा। और मुद्दे की बात यह है कि सारे विषय के आप वीडियो देखेंगे तो हर विषय के लिए आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स PYQ एनालिसिस सीरीज दृष्टि IAS चैनल पर हिंदी में और दृष्टि IAS इंग्लिश चैनल पर इंग्लिश में आने वाला है, ठीक है। अब इसके अलावा जो विद्यार्थी दृष्टि IAS के ऑफलाइन सेंटर से तैयारी करना चाहते हैं, ऑफलाइन क्लास करके तैयारी करना चाहते हैं, अपने IAS GS फाउंडेशन की नींव तैयार करना चाहते हैं, यानी कि IAS GS फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए कोर्स कहां पे दृष्टि IAS की शाखा में है वो मैं बता देता हूं। 19 फरवरी से बैच शुरू हो रहा है जयपुर शाखा में IAS GS फाउंडेशन का। प्रयागराज शाखा में भी 19 फरवरी से शुरू हो रहा है। लखनऊ शाखा में 20 फरवरी से शुरू हो रहा है। नोएडा शाखा में 21 फरवरी से शुरू हो रहा है। इसके अलावा करोलबाग में 24 फरवरी से शुरू हो रहा, और इंदौर शाखा में 3 मार्च से शुरू हो रहा है। तो इन जगहों पर IAS GS फाउंडेशन का बैच शुरू होने वाला है। ऑफलाइन बैच है, दृष्टि IAS के सेंटर में है। अगर आप चाहें तो यहां पर जाएं और सारी जानकारी इकट्ठा कर लें, चाहे क्लासरूम की बात हो, चाहे किस प्रकार से आपकी क्लासेस चलेंगी, वो सब आप देख सकते हैं, जाके पूछ सकते हैं। अगर आप वहां नहीं जा पा रहे हैं और आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो आपको एक नंबर देता हूं, आप उस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। तो ये सारे ऑफलाइन बैच हो चाहे दृष्टि IAS के ऑनलाइन बैच हो, सबके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। हमारे एक्सपर्ट आपको सही राय दे देंगे। नंबर मैं बता देता हूं, लिख लीजिए 87501875001, ठीक है। एक बार बोल देता हूं, 87501 तो इस नंबर पर आप कॉल करेंगे तो आपको हमारे एक्सपर्ट सही गाइडेंस दे देंगे। चलिए टॉपिक पर आ जाते हैं, और आज का दूसरा जो टॉपिक है वो फ्री मूवमेंट रिजीम के ऊपर है। जैसे कि मैंने बताया था, किसका संबंध किससे है, भारत और म्यांमार से है। अब मुद्दा समझिए, भारत और म्यांमार के बीच की जो सीमा है वह 1643 किलोमीटर लंबी है, 1600 किलोमीटर से भी ज्यादा है। और मजे की बात यह है कि अभी जो इसकी फेंसिंग होनी थी वह हुई नहीं है, बहुत लंबी हुई नहीं, बहुत कम हुई है। लेकिन बहुत लंबे समय से ऐसा हो रहा है कि भारत और म्यांमार के रिश्ते ऐसे रहे हैं कि रिश्तेदारी हम देखते हैं कि इस क्षेत्र में एक दूसरे, चाहे व्यापार हो चाहे रिश्तेदारी हो, काफी कुछ रिश्ते आपस में इनके इस यहाँ के लोगों के बीच में है, तो आना जाना इनका रहा है। तो मुक्त आवागमन व्यवस्था इनके लिए पहले से थी, लेकिन कुछ समय पहले इस व्यवस्था पर रोक लगा दी गई थी। अब इस व्यवस्था को फिर से शुरू किया गया है, लेकिन थोड़ी सख्ती लगाने के साथ, यानी कि कुछ पहचान को जाहिर करने के साथ, उन पहचान को दर्ज करने के साथ, इसके अलावा रिकॉर्ड मेंटेन करने के साथ में, सब कुछ देखने के बाद कि कोई भी दिक्कत ना हो। हालांकि जब यह ऐसा हुआ तो इस बात की खुशी मणिपुर की सरकार ने भी व्यक्त की, और उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था अच्छी है। तो क्या है पूरा मामला, इसको समझते हैं। भारत और म्यांमार के बीच में एक ऐसी व्यवस्था कर दी गई कि मान लीजिए 16 किलोमीटर भी तक मुक्त रूप से यात्रा करने की अनुमति देता है, ठीक है। भारत और म्यांमार के बीच की सीमा पार करने वाले लोगों को एक फ्री मूवमेंट रिजीम है। जैसे मान लीजिए कोई म्यांमार का व्यक्ति है, वो भारत आता है तो 16 किलोमीटर तक आ सकता था।
लेकिन यह व्यवस्था फिर उसके बाद बदल दी गई थी। 2018 में एक्ट ईस्ट नीति के तहत लाई गई थी फ्री मूवमेंट रिजीम, मुक्त आवागमन व्यवस्था की सुविधा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 2 सप्ताह तक वो रह भी सकते थे और 1 वर्षीय सीमा पास की आवश्यकता इसके लिए उन्हें होती थी कि पड़ोसी देश में, यहाँ सीमा पार रहने वाले व्यक्ति जो थे वो पड़ोसी देश में 2 सप्ताह तक रह सकते थे, लेकिन उसके लिए उनको 1 वर्ष का पास चाहिए होता था। 16 किलोमीटर तक की दूरी तक वो जा सकते थे। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है म्यांमार का, तो भारत में 16 किलोमीटर तक एंटर कर सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। इस व्यवस्था में बदलाव हुआ, इसको कुछ समय पहले बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर से जब शुरू हुआ 2023 के अंत में फ्री मूवमेंट रिजीम को समाप्त कर दिया गया। मुद्दे क्या थे, अवैध अप्रवासन हो रहा था, बहुत सारे लोग अवैध तरीके से आके यहीं रह जा रहे थे, वापस ही नहीं जा रहे थे। सुरक्षा संबंधी चिंताएं बन गई थी, राज्य इसमें अपनी शिकायत दर्ज कर रहा था, इसी वास्ते यह एक्शन लिया गया। यह निर्णय मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर जैसे राज्यों में कड़ी प्रतिक्रिया का सामना भी किया, क्योंकि स्थानीय लोग ऐसे थे जहां पे उनके पारिवारिक संबंध, जैसे आपको मैंने बताया, पहले से थे, कई पीढ़ियों से थे, आजादी के पहले से उनके रिश्ते अच्छे थे। तो सरकारों को तो चिंता थी ही अपनी, लेकिन वहां के जो स्थानीय लोग थे उनकी भी अपनी चिंताएं थी। तो इसी वजह से व्यवस्था दोबारा से शुरू हुई और इसमें कुछ बदलाव किया गया, और बदलाव करने के साथ जो 16 किलोमीटर की एंट्री थी पहले, अब वो 16 किलोमीटर की एंट्री को क्या कर दिया गया, 10 किलोमीटर कर दिया गया। 10 किलोमीटर तक वो आ सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं आ सकते, थोड़ा सा उनका बायोमेट्रिक डेटा भी लिया जाएगा। तो सीमावर्ती लोगों के प्रवेश को कड़ी निगरानी और दस्तावेजीकरण के माध्यम से अब अंदर आने की सुविधा है। तो म्यांमार से आने वाले लोगों को अब बायोमेट्रिक जानकारी देनी होगी, जैसे उंगलियों के निशान देने होंगे, फोटोग्राफ देनी होगी, या कुछ अन्य जो वहां तय किया जाएगा। तो 7,000 लोग इसके तहत पंजीकृत हो गए हैं, जो हाल ही में भारत आए हैं पिछले कुछ महीनों में, इस माध्यम से जो ये सुविधा नई शुरू की गई है, न्यू फ्री मूवमेंट रिजीम। ठीक है, तो नेशनल डेटा सेंटर में से इनकी जानकारियों को सब जोड़ा जाएगा, जिससे पूरा डेटा अच्छे से मौजूद रहे। और जो असम राइफल्स वहां सुरक्षा पर है सीमा पर, तो असम राइफल्स के जवानों द्वारा सीमा पास दिया जाता है और 7 दिन के लिए ये वैध होगा। पहले ज्यादा था, अब ये 7 दिन के लिए वैध होगा और सिर्फ 10 किलोमीटर भीतर तक। अब प्रवेश जो करेगा मान लीजिए भारत में, तो स्थानीय पुलिस स्टेशन से अपने निवास स्थान का प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा और उसके बाद फोटोग्राफी और बायोमेट्रिक डेटा उनका लिया जाएगा। सिंगल एंट्री पास होगा, उसका उपयोग केवल 10 किलोमीटर तक होगा। ठीक है, और असम राइफल के अधिकारी कहते हैं कि यह प्रक्रिया सुरक्षा कारणों से की जा रही है। वो चाहते हैं कि यह जानकारी हो कि सीमा के पास कौन लोग आ रहे हैं। तो जो समस्या थी अवैध प्रवासन की, वो दूर होगी, क्योंकि डेटा पता रहेगा, जो आया वो गया, आया तो कितने दिन के लिए आया, कहाँ आया, क्यों आया, सब कुछ पता रहेगा। तो काफी चीजें आसान हो जाएंगी। तो असम राइफल का इससे जुड़ाव दिखाई देता है कि असम राइफल वहां पे कार्यरत है। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई, ये आपने देख लिया है। अब आगे आते हैं अगली जानकारी पर, लोक लेखा समिति के बारे में। लोक लेखा समिति भारत की सबसे पुरानी समितियों में से एक है, जो सदन में मौजूद है। ठीक है, जब भारत आजाद नहीं था तब भी यह मौजूद थी। तो 1921 में जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है, इसको हटा देता हूं, ये लाइन की वजह से पढ़ नहीं पाएंगे आप। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से यह गठित हुआ। कब हुआ लोक लेखा समिति? 1921 में। किसके तहत? मॉन्टफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जिसको बोलते हैं, 1919 का, उसके तहत आया लोक लेखा समिति 1921 में। ठीक है, अब यहां पे देखिए, लोक लेखा समिति का गठन प्रतिवर्ष लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के तहत, नियम 308 के तहत किया जाता है। कब होता है? 5 साल में एक बार होता है या 1 साल में एक बार? 1 साल में एक बार, क्योंकि प्रतिवर्ष इसका गठन होता है। नियम है 308, लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 308। ठीक है, तो कौन सा नियम है? 308 वाला। 1 साल में होता है, 1921 में अस्तित्व में आ गया था, मॉन्टफोर्ड सुधार के माध्यम से आया था। ये सारी बातें स्पष्ट है। अब देखिए, समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अब देखिए, कार्यकारी निकाय नहीं है, इसलिए यह जो बात कहेगी वह सलाहकारी प्रकृति की होगी। ठीक है, सलाह दे रही है, एक तरह से बाध्य नहीं कर सकती। काम क्या करती है? सरकार के खर्चों का नियंत्रण करती है। यहां पर जो इसके सदस्य होते हैं, सरकार के खर्चों का नियंत्रण करना है, देखना है, कहाँ खर्चे हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं ना, वो चीजें समझनी है। तो जो सदस्य हैं उनकी संख्या देखी जाए तो 1 वर्ष की अवधि में जो सदस्य तैयार होंगे, यानी कि तय किए जाते हैं 1 वर्ष के लिए, तो गठित ही होती है, तो 22 सदस्य होते हैं। 15 हो गए लोकसभा से,
बाकी 7 कहां से हो जाएंगे, राज्यसभा से। तो 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा, टोटल 22। और ये 22 के 22 जो सदस्य होंगे, इनमें से कोई भी जो केंद्र सरकार है उसका मंत्री नहीं होगा। तो मंत्री को नहीं बनाया जाएगा इसका सदस्य जो केंद्र सरकार का होगा। और अध्यक्ष एक समय तक पहले जो केंद्र सरकार की तरफ से कोई होता था व्यक्ति वो रहता था, लेकिन वो व्यवस्था भी बंद कर दी गई है। सरकार की तरफ से व्यक्ति अध्यक्ष विपक्ष की तरफ से तैयार किया जाता है, ठीक है। तो जो सार्वजनिक खर्च होते हैं सरकार के, तो सरकार के वार्षिक वित्त लेखे और व्यय उसकी पूरी जानकारी को उसको लेखों की जांच करता है। और ऐसे लेखे जिन्हें समिति ठीक समझे, सार्वजनिक उपक्रम से संबंधित हो, उसकी वह समिति को जांच के लिए आवंटित वो काम किया जा सकता है, समिति वो भी जांच कर लेती है, ठीक है। तो वो सरकार के खर्च को एक तरह से देखें तो अभी भी नियंत्रित ही कर रही है। अब महत्व देखें, मंच मिलता है, जटिल मामलों पर चर्चा हो जाती है। समिति होने का फायदा ये होता है कि हर चीज सदन में चर्चा नहीं हो सकती हर चीज की, क्योंकि सदन आपका अपना समय सीमित होता है और उसके काम में बहुत सारे काम आ जाते हैं। तो समिति बहुत सारे कामों में अलग से चर्चा करके विशेषज्ञों को उसमें शामिल करके बेहतर तरीके से एक अपना आउटपुट निकाल ले जाती है। राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति बनाने के लिए समितियां काम करती, क्योंकि हर तरफ से सदस्य यहाँ पे रहते हैं मौजूद, ठीक है। तो नीतिगत मुद्दों की जांच भी हो जाती है कि कौन सी कार्यवाही ठीक रहेगी या कौन से पक्ष हैं वो जानना समझना ठीक रहेगा, और उसमें आपसी सहमति से फिर वो जब समिति की सहमति बन जाती है तो उसमें पार्टियों की भी सहमति बन जाती है। फिर समितियों को शामिल ना करने से क्या होगा, संसदीय प्रणाली कमजोर पड़ जाएगी, क्योंकि सरकार में जिसका बहुमत रहेगा वो कोई काम समिति के पास दे ही ना, तो फिर ये खराब हो जाएगा। इसीलिए समिति का काम होना चाहिए, समिति के पास काम होना चाहिए, सरकारें देती रहें। बहुमत का प्रभाव इसी वजह से देखने को मिलता है। बहुत सारे मामलों में अगर समिति के पास गया ही नहीं वो काम जो जा सकता था, तो हो सकता है उतना बेहतर वो परफॉर्म ना करे आगे चल के, जिस वजह से वो काम शुरू किया गया है। अब आगे देखिए, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। हमने कई बार इस पर चर्चा की है, एक बार और देख लेते हैं। कई बार चर्चा हो चुकी है, लगभग 2 से 3 बार। एक बार और देख लेते हैं, बहुत सारे पॉइंट है, आपको देख के ही याद आ जाएंगे, तो बहुत मुश्किल नहीं पड़ने वाली है। सबसे पहली बात, सर्वोच्च न्यायालय के लिए अनुच्छेद 124 और हाई कोर्ट के लिए 218। कैसे हटाया जा सकता है न्यायाधीशों को? राष्ट्रपति द्वारा सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर, दोनों सदन द्वारा प्रस्ताव पारित होगा तब। तो सदन के सामने जब यह है कि प्रस्ताव पारित होगा तो उसके लिए कुल सदस्यता का बहुमत चाहिए, सदन की कुल सदस्यता जितनी है उसका बहुमत होना चाहिए, ठीक है। और उसी सत्र में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 का विशेष बहुमत। ये दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए सदन में 100 लोग हैं, मान लीजिए 100 से तो ज्यादा है, 500 कुछ है, 100 मान लीजिए कुल सदस्य हैं, तो 51 तो होना ही चाहिए, है कि नहीं? कुल सदस्यता, भले वो 100 लोग उपस्थित नहीं है वोट डालने के लिए, वोट डालने के लिए तो मान लीजिए कि 60 लोग ही थे। अब 60 लोगों में से बोल रहा है कि वो भी कितना होना चाहिए, 2/3। ये विशेष बहुमत हो गया, तो 60 का 2/3 कितना होगा? 60 का 2/3 आपका हो जाएगा 40। तो ये जो 40 अगर होना चाहिए, अगर देखा जाए तो अगर सदन में 60 लोग आए थे, ठीक है, और जिसमें से 40 लोगों ने दे दिया, तो ये हुआ कि 2/3 तो हो गया है, लेकिन अभी भी 51 नहीं हुआ है। जो कुल सदस्यों की संख्या है, भले वोट देने नहीं आए थे, उसका भी बहुमत चाहिए, 51 होना चाहिए कम से कम। तो एक कंडीशन पार नहीं हुई, एक तो हो गई, तो ऐसे में क्या होगा, मामला अटक जाएगा। ये दोनों बातें जरूरी हो जाती है ना। चलिए अब उसके बाद आगे देखते हैं। संविधान में सिद्ध कदाचार और अक्षमता शब्दों को परिभाषित तो देखिए नहीं किया गया है, लेकिन उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्याख्या में दुर्व्यवहार में जानबूझकर किया गया कदाचार हो सकता है, या भ्रष्टाचार हो सकता है, निष्ठा में कमी हो सकती है, या नैतिक रूप से जो उसे करना चाहिए था वो नहीं किया, या जो नहीं करना चाहिए था उसने कर दिया, वो व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय ने की है। अक्षमता से तात्पर्य क्या है? न्यायिक कार्यों में बाधा डालने वाली जो शारीरिक या मानसिक स्थिति है। कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से अक्षम हो सकता है या फिर मानसिक रूप से, और उसके अक्षम होने की वजह से मान लीजिए जो उसे डिसीजन लेना था या काम करना था वो नहीं कर पा रहा है, तो ये अक्षमता है। चलिए अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी और जांच प्रक्रियाओं के बारे में समझ लेते हैं कि न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत जो प्रक्रिया है वो क्या कहती है। प्रस्ताव की सूचना, सबसे पहले इसके लिए कम से कम 50 राज्यसभा सदस्य होने चाहिए
अगर राज्यसभा के सदस्य नहीं है, लोकसभा के हैं, तो 100 लोकसभा सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। और परामर्श के बाद अध्यक्ष या स्पीकर यह निर्णय लेते हैं कि प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए या नहीं। तो निर्णय किसके पास गया? अध्यक्ष या जो भी स्पीकर उस वक्त रहेंगे। अब उसके बाद एक जांच समिति गठित होगी। अगर प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है तो न्यायाधीशों और एक प्रतिष्ठित न्यायविद सहित 3 सदस्यीय समिति गठित की जाती है। अगर मुख्य न्यायाधीश का मामला नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश इस समिति में हो सकते हैं, और मुख्य न्यायाधीश का मामला है तो मुख्य न्यायाधीश इसमें नहीं होंगे। ठीक है। फिर उसके बाद समिति आरोपों की जांच करती है। यदि न्यायाधीश को दोषमुक्त कर दिया जाता है तो प्रस्ताव निरस्त हो जाता है। तो अब ये सीधी सी बात है, न्यायाधीश दोषमुक्त कर दिया तो प्रस्ताव निरस्त हो गया। यदि दोषी पाया जाता है तो समिति की रिपोर्ट मतदान के लिए संसद में भेजी जाती है। ठीक है। तो समिति ने अगर कह दिया कि कोई जरूरत नहीं है, न्यायाधीश दोषमुक्त है, तो फिर दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पा लिया समिति ने कि हाँ यह जो है दोषी है, तो फिर उसके बाद मतदान के लिए संसद में भेजी जाएगी रिपोर्ट। फिर संसद में रिपोर्ट भेजी जाएगी तो प्रस्ताव पारित करना होगा, मतलब वोटिंग होगी। तो वोटिंग कैसे होगी? दोनों शर्तों को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये बात स्पष्ट हो गई। तो राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीशों को हटाने के लिए दोनों सदनों को विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़े, मतलब वो जो कंडीशन 2 बताई थी वही है। अब कुछ सवाल देख लेते हैं, इन्हीं टॉपिक से हैं। तो हर एक सवाल के साथ में आपको जवाब देना है, कमेंट करके बताना है। जैसे मान लीजिए ये सवाल नंबर 1 है, तो पहला सवाल है, अब इसका आप जवाब बताइए, ए है, बी है, या सी है, या डी है। लोक लेखा समिति के सदस्यों की संख्या कितनी है? 22 है, 25 है, 15 है, या 7 है? तो इसका जवाब क्या है? ए, बी या सी, डी? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है? अब 2 का आंसर क्या है ये बताइए। ये है आपका 2। मुक्त आवागमन व्यवस्था के अंतर्गत कितने किलोमीटर तक की सुविधा वर्तमान में दी गई है? भारत म्यांमार के संदर्भ में पूछ रहा है, कितनी है वर्तमान में? 10, 16, 40 या 50 किलोमीटर? तो यहां सवाल में पूछ ले, इसलिए यहां पे लिखा नहीं है। तो बताइए दूसरे का आंसर क्या है? ए, बी, सी या डी? अब आगे देखिए, यह है तीसरा सवाल। निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा के 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं हो सकता? ए अनुच्छेद 174(1), बी अनुच्छेद 174(2), सी अनुच्छेद 174(3) और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए सही जवाब क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा के 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं हो सकता? अभी हमने मणिपुर वाले मामले में देखा था, तो कौन सा था वो? 74(1), 2 या 3? 174(1), 2, 3 कौन सा इनमें से? सही जवाब दीजिए, बताइए तीसरे का आंसर क्या है? ए, बी, सी या डी? तो ए पहला, दूसरा, तीसरा, इन तीनों सवालों के जवाब का आंसर देने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपने तीनों के बारे में अभी देखा, सुना, समझा। जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द ही मिलते हैं किसी अगले सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, और PYQ सीरीज आ रही है उसे देखना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।